morning students, welcome to the next lecture of drugstore and business management. Today we will start a new chapter that is inventory control. Inventory control chapter, इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन्वेंट्री होती क्या है. इन्वेंट्री आर बेसिकली द मेजर करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. इसमें हमारे पास आते हैं जो सब कुछ बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, सब कुछ इसमें आता है. एग्जाम्पल हमारे पास आती है जैसे कि द सम वैल्यू ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स, द मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल्स, द फाइनल प्रोडक्ट्स. जो भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास होता है वो सब हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है. So these inventories need to be maintained at the optimum level. So the objectives of the inventory control are first to maximize customer service, second to minimum inventory investment कि हमारी जो inventory investment सबसे कम हो, profit सबसे ज़्यादा हो, customers को सबसे अच्छी service दे, and last is low cost plant operation कि जो हमारा ओवरऑल प्लांट को सेटअप करने में पैसा लग रहा है वो सबसे कम हो. सो द कस्टमर सर्विस कैन बी इम्प्रूव्ड इफ इन्वेंटरीज आर रेज्ड एट हाई लेवल्स एंड प्रोडक्शन शेड्यूल्स आर केप्ट फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट, द इन्वेंटरीज also block the capital of business enterprise as they lead to high cost generation. So minimum investment is required to raise the inventory and the overall cost to set up a stable production is only possible by having sufficient inventories. What are the functions of inventory controls? To keep the inventories as low as possible, to forecast the market and economic conditions of the supplies, to maintain a sufficient stock of finished products, to meet the expectations of the customers, and to maintain proper records as to supply accurate and regular material reports. Last, to minimize out of stock danger कि हमारे पास proper production होनी चाहिए, flexible होनी चाहिए और उनके fixed timings होने चाहिए. हमें out of stock danger नहीं होना चाहिए कभी भी. So these are basically the functions of inventory control. Now, to study the techniques, I would recommend you to keep your books aside, especially for the subject that is drugstore and business management. मैं आपको बोलूँगी हमेशा जब भी इसकी वीडियो देख रहे हो इसके साथ अपनी बुक ज़रूर रखो, because this is a subjective topic and I can't write everything on the board. So you need to keep your books besides you to get the more understanding of the subject. So अब हमारे पास टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं. सबसे पहली टेक्निक आती है ABC एनालिसिस. जो बिग स्टोर्स हैं लार्ज इन्वेंट्री आइटम्स को स्टॉक करने के लिए ABC एनालिसिस फॉलो करते हैं. ABC एनालिसिस फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो मटेरियल्स को A, B और C कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. अब A आइटम्स में कौन कौन से आते हैं? जिनकी देयर आर फ्यू कॉस्टली आइटम्स विच कम अंडर दिस कैटेगरी. द आइटम्स में नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल आइटम्स एंड दे कंज्यूम 70% ऑफ द टोटल बजट. मतलब ये वो वाले आइटम्स हैं जो सबसे महंगे होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं. ये यूजुअली जो सबसे महंगे आइटम्स होते हैं वो किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं होते. सो दे कंज्यूम 10% ऑफ द टोटल आइटम्स, बट जो इनकी कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. सो दे कंज्यूम 70% ऑफ द टोटल बजट. सो दे रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड ओवर स्टॉकिंग इनकी हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत महंगे होते हैं. So necessary quantities of these are to be purchased and so as to minimize investment on these items. Next are the B items. B items वो ना ही ज़्यादा महंगे होते हैं ना ही ज़्यादा सस्ते होते हैं and they constitute 20% of the total inventories and expenditure का भी 20% consume करते हैं. C आइटम्स कौन से होते हैं? जो
are very cheap in cost and therefore they constitute 70% of the total inventories and 10% of the expenditure. अब आपकी बुक में टेबल दिया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये टेबल दिया गया है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है ABC एनालिसिस में कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इट इन्वेस्टमेंट, इसमें हम रेगुलेट कर सकते हैं हमारे मटेरियल्स को और अपने फंड्स को एंड देयर इज स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ऑन द आइटम्स। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक ऑफ C category of items and it also reduces the inventory carrying cost. नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी EOQ. ये टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, कितना हमने ऑर्डर करना है, कौन कौन से मटेरियल मंगवाने हैं। सो द करेक्ट क्वांटिटी टू बाय क्या होती है, इज टू बाय at which the ordering cost and inventory carrying cost सबसे मिनिमम होती है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क जो उसमें इन्वॉल्व होता है, इधर उधर से हमने कितने लोगों को टाइप करके भेजना है, किसको पोस्ट करना है, फाइलिंग करनी है, कौन सा पेपर यूज़ करना है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ द स्टाफ दैट इज इन्वॉल्व इन द वर्क। अब और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइटम्स लाइक रेंट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टैक्सेस, सैलरीज ऑफ द कीपर, लॉसेस, वेस्टेज कितनी हुई है, ब्रेकेज, तो ये सब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में। अब इसको डिटरमाइन करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है टैबुलर डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ। टैबुलर डिटर्मिनेशन में हम टेबल की फॉर्म में इसको डिटरमाइन करते हैं और कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं पर ईयर के और उसकी जो एनुअल कॉस्ट है उसको इसमें हम लिख लेते हैं। जैसे आप बुक में देख सकते हो, ये टैबुलर फॉर्म में बताया गया है। इसमें हमारे पास नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, ये यहाँ पे कि द ऑर्डर कॉस्ट इज ₹10 पर ऑर्डर। अब इसने टोटल कितने ऑर्डर किए हैं, 12। अब एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, ₹10, तो ये 12 की कितनी हुई, 12 × 10 120 रुपये। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की हमने इसमें लिखा है कि रुपी वैल्यू ऑफ द यूजेज कितनी है, 1000। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि हमने पहले ऑर्डर किया 100 डिवाइडेड बाय 10, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब कि 10% है। यहाँ पे लिखा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 10%। तो हमने क्या किया, ये 10% मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे ही परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू रुपी वैल्यू दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 12 जो उधर आया था। तो हमने क्या किया, 8.33। तो यही आपके यहाँ पे मेंशन्ड है कि उसने कैसे कैलकुलेट किया, 8.33। सो दिस इज द वे यू विल कैलकुलेटेड। फिर जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें 2 + 3 दैट इज उन दोनों को ऐड कर देना है। इससे हमारे पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की फ्रीक्वेंसीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब उन्होंने देखा कि ये हमने कितनी बार ऑर्डर किया है। अब उन्होंने देखा कि जब हमने यहाँ पे 3 बार ऑर्डर किया पूरे साल में, उसमें हमारे पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है, 63.33। ये सबसे लोएस्ट है इनमें से। इसलिए हम साल में 3 बार अरेंज करके अगर हम मंगवाएंगे, खरीदेंगे कुछ, तो वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। इस मेथड से हमें ये पता चलता है। अब नेक्स्ट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ EOQ। The ideal order size is the point where sum of both costs is minimum। जहाँ पे sum of both
कॉस्ट मिनिमम होता है, वहाँ पे क्या होता है, आइडियल साइज होता है कि वो हमें मंगवाना, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे लो पॉइंट आ रहा है, तो इट इज़ द आइडियल साइज फॉर ऑर्डरिंग। एंड यहाँ पे आप ए पॉइंट पे देख सकते हो जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द मेथड। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जिसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एनुअल कंजप्शन, बी बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल एंड एस इज स्टोरेज। आपकी बुक में जैसे एग्जांपल दी है कि हमने 1200 यूनिट्स ऑर्डर किए और ₹10 है एक यूनिट की कॉस्ट। द प्राइस इज 1 rupee per unit regardless of the quantity ordered, and the inventory carrying cost is 24% per year। 24% यानी कि 24% को कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर में डिवाइडेड बाय 100 कैसे कन्वर्ट करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 100.2। तो आप बुक में देखोगे आंसर आ जाता है 316 यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड द इशू एंड टू इशू द फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड प्रिवेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ स्टॉक टेकिंग। इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं बिन कार्ड्स यूज़ करते हैं, स्टोर लेजर्स यूज़ करते हैं और कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग करते हैं। बिन कार्ड्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो स्टोर बैलेंस है उसको कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर सके आफ्टर द रिसिप्ट एंड द इशू, ताकि हम अपने एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। अब बिन कार्ड होता क्या है, इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। इट शोज द It also serves the purpose of providing ready references and shows quantity of each material issued and in stock। ये आप देख सकते हो अपनी बुक में, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिन कार्ड। नेक्स्ट वी हैव स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होती है, इट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कौन रखता है, इट इज केप्ट बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड आर जनरली मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लूज लीफलेट्स। इनको हम लूज लीफलेट्स की फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं ताकि बाद में हमें बीच में कोई एरर आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो हम एक्स्ट्रा लीफलेट इंसर्ट कर सकें एंड इट कैन बी रिमूव्ड इजीली रिमूव्ड एंड इंसर्टेड। एंड इसका फॉर्मेट क्या होता है, दिस इज द काइंड ऑफ स्टोर लेजर दैट इज used, you can see in your book। next we have the continuous stock taking। continuous stock taking में क्या होता है, only a limited number of items को हम verify करते हैं रोज के रोज। इसमें जो selected items होते हैं उनको रोज काउंट करते हैं frequent intervals में और उसको हम कंपेयर करते हैं बिन कार्ड और स्टोर लेजर के साथ जो स्टोर कीपर ने रखा होता है। ओके, फिर इसको हम वेरीफाई करते हैं बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर कोई डिफरेंस आता है रिकॉर्डिंग में या फिर एक्चुअल बैलेंस में तो उसको हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दैट इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड इमीडिएट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इट इंश्योर्स रिलायबल चेकिंग ऑफ स्टोर आइटम्स एंड टाइमली चेक जो होता है वो हमें शॉर्टेजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करने में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज मॉरल चेक ऑन द स्टाफ कि वो अपनी जो ड्यूटी है वो ऑनेस्टी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट जो होती है स्लो होती है या फिर बहुत कम होती है या देयर इज अ डॉर्मेंट स्टॉक। सो स्लो मूविंग आइटम्स विच आर बेसिकली मूविंग एट स्लो रेट एंड व्हाट आर डॉर्मेंट मटेरियल्स, जिनकी जो मूवमेंट है वो सीजनल होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीज़न होती है कि इस सीज़न में ज़्यादा आइटम्स फ्लो करेंगे, समर्स आ गया है चलो ये ज़्यादा बिकेगा, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन ज़्यादा बिकेगा, विंटर्स आ गए हैं कफ की मेडिसिन ज़्यादा बिकेंगी, सो लाइक दैट।
Then we have obsolete items. Obsolete items are basically the items which have become useless due to change in design or method of manufacture or product or process. So इनको मैनेज करने के लिए हम ये स्टेप्स लेते हैं. सबसे पहला है पीरियोडिक रिपोर्ट बनाते हैं. पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होती है? मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट होती है ऑफ द स्टॉक ऑफ नॉन मूविंग आइटम्स एंड इट इज प्रिपेयर्ड diligently, which indicates its purchase, consumption and balance in hand. और ये रिपोर्ट हम देते हैं फिर मैनेजमेंट को. नेक्स्ट वी हैव obsolete items. Obsolete items are the slow moving or non moving items which have become useless with passage of time and इनकी well defined information हमें अपने पास रखनी होती है ताकि हम इन फ्यूचर इनको ज़्यादा ना खरीद लें. नेक्स्ट वी हैव मूविंग रेशियोज. Moving ratios are used to isolate slow moving items, dormant and dead stocks periodically, and these ratios also show the turnover of these items and they can be presented to the management. Next we have input output ratio analysis, that is IO analysis. इसमें क्या होता है? It is the relation between quantity of material charged to the production process and the quantity of the final output. मतलब हमने टोटल कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया पर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कितने वेट का निकला. जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमने 2 kg ऑफ मटेरियल ए लिया, ठीक है, कुछ बना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए. अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास निकला 1.6 kg का. तो ये हम कैसे निकालेंगे? दैट इज 125% है इसका इनपुट आउटपुट रेशियो. ये क्या डिटरमाइन करने में किस लिए advantageous है? that it helps in determining the efficiency of the manufacturing department. It also helps in comparing the actual consumption of material with standard consumption, and it also helps to determine the cost of raw material in the finished product by multiplying the cost of raw material per unit by the input output ratio. उसको भी determine करने में help करता है. अब जैसे हमने अब देखा कि एक ड्रग और फार्मास्यूटिकल कंपनी केमिकल ए यूज़ करती है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल कैसे हमें ऑब्टेन होता है? ये 100 रुपये पर केजी मिलता है. तो इसका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है? 125%. अब अगर इसकी नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है, अगर हम इसको किसी और आइटम से रिप्लेस करते हैं तो हम कौन सा आइटम चूज़ करना पसंद करेंगे? जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, 1 और 2 एग्जाम्पल दिया है जिसका उन्होंने लिखा है कि वो कौन से प्राइस में मिल रहे हैं. हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट दीज बोथ मटीरियल्स, इन दोनों में से हम कौन सा चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहला मटीरियल जो हम 100 रुपये पर केजी में लेते थे वो ख़त्म हो गया है. अब हमें 2 महंगे मटीरियल मिल रहे हैं, 150 रुपये पर केजी और 120 रुपये पर केजी, जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो 110% एंड 140%. अब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम 150 को ही इनपुट आउटपुट रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज इनपुट आउटपुट इनटू रेट्स पर यूनिट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट. कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 110 उन्होंने दिया था, इनपुट आउटपुट रेशियो परसेंटेज में था, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, दैट इज़ 165 रुपीज़ का पड़ रहा है, और नीचे वाला हमें 168 का पड़ रहा है. तो कौन सा इकोनॉमिकल है बाई करना? दैट इज़ ऑफकोर्स दैट इज़ 168 रुपीज़. 120 रुपये वाला मटीरियल हम बाई करेंगे ताकि हम अपने पैसे बचा सकें. नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, that is setting of various levels. अब various levels of raw material हम कैसे डिसाइड करते हैं? These are the minimum levels, maximum levels and the reorder levels, and these levels are not really permanent. तो सबसे पहले है maximum stock level, that is the upper limit beyond which a quantity of any item is not normally allowed to raise. इसमें हमारे पास following points consider करने चाहिए, that is rates of consumption of material, storage space available, nature, market trend, fashion habits, government restrictions, amount of capital needed and the lead time from the date of placing the order. अब इसमें हमारे पास maximum level compute करने का
हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन, एंड द मिनिमम लेवल इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन पर वीक इनटू मिनिमम प्री ऑर्डर पीरियड। अब मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी लेवल कौन सा होता है, दैट इज द लोअर लिमिट बिलो विच, जो हमारे पास स्टॉक है इससे कम नहीं होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज बफर स्टॉक। दिस लेवल इज फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन एंड लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, टोटल टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन आइटम टिल द टाइम इट इज रिसीव्ड फॉर यूज। मतलब वो वाला टाइम जब हमने देखा कि हाँ ये खत्म होने वाला है, वो हमने रिकॉग्नाइज किया, टिल द टाइम जब तक वो यूज में नहीं आता, हाँ अब हम इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज द लीड टाइम। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन पर वीक इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट वी हैव रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इट इज फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स। अब व्हेन स्टॉक ऑफ एन इन्वेंट्री वो ऐसे पॉइंट पे रीच कर जाती है जब मटेरियल जो है हमें उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए बाइंग की, तो उसको रीऑर्डर लेवल इज स्लाइटली मोर देन द मिनिमम स्टॉक लेवल against abnormal use of item and abnormal delay in supply। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है minimum consumption during the period and max into maximum reorder period। Next we have danger level। danger level is basically below the minimum stock level। मतलब जब हमारे पास जितना मिनिमम स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना था हमारे पास उतना भी नहीं है और उससे नीचे स्टॉक चला गया है कि हमें आउट ऑफ स्टॉक की डेंजर आ गई है, तो it is known as danger level। It can be calculated with the help of the formula। This formula is their average rate of consumption into emergency supply time। So these are the few methods जो हमने inventory control के डिस्कस किए। Rest we continue in next lecture। Thank you।